बीटा डीके, अल्फा डीके हो चुका था, अरे है ना, तो सॉरी गामा डीके पढ़ना है हम लोग। क्या हो गया था बेटा, अल्फा डीके हम लोग पढ़ लिए थे। बोलो कोई दिक्कत अल्फा डीके में? बीटा डीके पढ़ लिए थे बाबू। अल्फा डीके और बीटा डीके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन दोनों से क्वेश्चन 100% आना है बेटा बोर्ड्स में। बोर्ड्स में 110% जैसा आपको सोल्यूशन कराया गया सेम वैसे ही सोल्यूशन आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वैसे ही सोल्यूशन आपको देना भी है ना। हम आपको न्यूमेरिकल उसका करवा भी देंगे, इसके जस्ट बाद अपना ये खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग उसको न्यूमेरिकल करा देंगे। बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको करवा देंगे। तो अल्फा डीके हो गया है, बीटा डीके हो गया है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा गामा डीके। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? पढ़ते खत्म हो जाता है, लिखते खत्म हो जाएगा। कहते हैं क्या कि गामा डीके, इसको बोलते हैं गामा, इसको क्या बोलते हैं गामा। इसको बोलते हैं डीके, DACAY। कहते हैं क्या कि सर ये गामा डीके क्या होता है? तो ध्यान से देख बेटा, होता है क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियस का अल्फा डीके होगा या बीटा डीके होता है तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, टूट जाता है, और टूट के छोटे न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होता है। टूट के छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। और ये क्यों टूटता है? तो अपने आप को स्टेबल होने के लिए बेटा वो न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को ब्रेक करता है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब कहता है क्या कि साहब कि जब किसी भी न्यूक्लियस का अल्फा डीके या बीटा डीके हो जाता है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, गामा डीके। कहते हैं क्या कि जब भी किसी न्यूक्लियस का अल्फा डीके या बीटा डीके हो गया रहता है, तो अल्फा डीके या बीटा डीके होने के बाद भी वो जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो अपने एक्साइटेड स्टेट में रहता है। वो किस स्टेट में रहता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उसके पास हायर एनर्जी लेवल होगा। उसके पास क्या होगा बेटा, हायर एनर्जी लेवल होगा। तो वो जो न्यूक्लियस होता है अल्फा और बीटा डीके होने के बाद भी वो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, हायर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। और अब हायर एक्साइटेड स्टेट से वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा या ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो इसके पास एनर्जी थी उस एनर्जी को क्या करेगा बेटा, इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा। और यही एनर्जी का इमिशन ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गामा डीके कहते हैं। क्या बोलते हैं, गामा डीके कहते हैं। फिर से एक बार याद कीजिए बेटा, गामा डीके किसे कहते हैं? जब भी किसी न्यूक्लियस का अल्फा या बीटा डीके हो गया रहता है तो वो न्यूक्लियस उस डीके होने के बाद भी वो न्यूक्लियस अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में रहता है। अब फिर से ये न्यूक्लियस अपने आप को क्या करते हैं बेटा, स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी का लॉस करके, एनर्जी लूज करके हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट में ये आते हैं। और इस दौरान वो क्या करते हैं बेटा, एनर्जी को इमिट करते हैं। किस फॉर्म में, तो गामा फोटोन के फॉर्म में, है ना। जो एनर्जी निकलती है वो क्या है, बेसिकली फोटोन है। एनर्जी क्या मिलती है, वो जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी क्या होता है बेटा, फोटोन होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गामा फोटोन। क्या बोलते हैं उसको, गामा फोटोन। तो सबसे पहले यहाँ तो एक बात चीज समझ में आ रही है, ध्यान से देखो बेटा। जैसे कोई भी माने कि X एटम है ना, तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया Z और मास नंबर हो गया इसका A। अब इसका जब भी हम कोई, जब ये इसका बीटा डीके या अल्फा डीके हो गया है तो ये जो एटम आएगा, ये एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। तो ये एक्साइटेड एटम दिखाने का ये तरीका है कि इसके ऊपर क्या बना देंगे, वो स्टार बना देंगे। क्या बना देंगे, तो किसी का डीके होने के बाद जो एटम हमको मिला है या न्यूक्लियस जो मिला है वो न्यूक्लियस अभी किसमें बेटा, हायर एक्साइटेड स्टेट में है। बोलो कोई दिक्कत। अब इसका क्या होगा बेटा कि अब यहाँ पे होगा गामा डीके। कौन सा डीके होगा बेटा, गामा डीके होगा। जब इसका गामा डीके होगा तो साहब ये एटम किस में आ जाएगा बेटा, ZY में नहीं आएगा, ZA में ही आएगा। सेम वही एटम बनेगा, है ना। बस क्या होगा कि यहाँ पे ये हायर एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ पे एनर्जी लेवल इसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है बेटा, कम है। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, गामा। अरे बस यही गामा डीके का इक्वेशन, रिएक्शन है। कोई दिक्कत। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, जैसे एक बोरॉन लेते हैं तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 12, है ना। और बोरॉन का जब हम लोग बीटा माइनस डीके करते हैं, बीटा माइनस डीके करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन। क्योंकि बीटा माइनस डीके में क्या होता है बेटा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है,
इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है बेटा। तो सोचो जब बीटा माइनस डीके होगा तो एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 12 प्लस एगो इलेक्ट्रॉन और एगो एंटी न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो होता क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में आता है। यहाँ पे कार्बन क्या होता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में आता है, और यही कार्बन C612 अपना अब क्या करेगा बेटा, गामा डीके करेगा। क्या करेगा बेटा, गामा डीके करेगा, और गामा डीके के दौरान ये क्या होगा, कार्बन C612 रहेगा प्लस यहाँ पे गामा रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये कार्बन है ये लोअर एक्साइटेड स्टेट में है, तो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया है, तो क्या कर रहा है, गामा रेस का क्या कर रहा है बेटा, यही एनर्जी है एक तरीके से, यही एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। इसलिए अब यहाँ पे गामा क्या है, एक तरीके से एनर्जी है। गामा क्या है, तो एक तरीके से फोटोन है। क्या है, फोटोन है। फोटोन क्या बोलते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो ये फोटोन है, इसलिए ये कभी भी चार्ज पार्टिकल नहीं कहलाता है। गामा कभी भी पार्टिकल, तो पहली बात तो गामा क्या है, पार्टिकल है, तो नहीं सर, गामा पार्टिकल नहीं है। ये ना ही ये चार्ज, ये ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है, ना ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि ये एनर्जी है, इसलिए ये क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है। और यही कारण है कि ये गामा रे ना ही किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेविएट होगा और ना ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होगा। बात समझ में आ रही है। और गामा की पेंट्रेशन पावर, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रे में हम लोग बता दिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रे। अभी इसके बाद में हम लोग पढ़ा भी देंगे कि गामा रेज अल्फा पार्टिकल और बीटा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये बोर्ड में भी आता है बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज को हम आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे, उसमें आप याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज 4-4 को 5-5 को प्रॉपर्टीज आपको लिखना होता है, तो 4-5 को प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं बेटा कि साहब अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। गामा बीटा पार्टिकल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन गामा जो होता है ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, ये चार्जलेस होते हैं बेटा। ये क्या होता है बेटा, चार्जलेस होता है, ये एनर्जी है। तो इसलिए क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होंगे बेटा, लेकिन कभी भी गामा रे मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेविएट नहीं होगा। सबसे ज्यादा पेंट्रेशन पावर किसकी होती है बेटा, यहाँ पे गामा की पेंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। पेंट्रेशन पावर क्या होगी बेटा, गामा की सबसे ज्यादा होगी। लेकिन सबसे कम पेंट्रेशन पावर किसकी होगी बेटा, तो अल्फा की। अल्फा का क्या ज्यादा होता है, तो अल्फा का सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होता है। वो क्या होता है, जब भी कोई अल्फा पार्टिकल किसी गैसेस से पास होता है, गैसेस से पास कराते हैं, तो उस गैसेस को क्या करता है बेटा, आयोनाइज कर देता है। क्या करता है बेटा, आयोनाइज कर देता है। तो अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, बीटा से भी और गामा से भी। कोई दिक्कत, आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। तो ये था हमारा पूरा डीके। अब यहाँ पे डीके हमारा क्या होता है बेटा, खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जब जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ये गामा रे खत्म हो गया, गामा डीके खत्म हो गया। रेडियो बाबू, रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है बेटा, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ये क्या है बेटा, तो ध्यान से सोच बेटा। हमारे पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं बेटा। हमारे पास क्या होता है बेटा, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के क्या कौन होते हैं कि साहब जिनकी एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी एटॉमिक नंबर क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाएंगे। हाँ, यूरेनियम, रुबिडियम है ना, सीजियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा हाँ, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब हमारे क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, है ना। चलो बाकी आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा कौन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
कहते हैं क्या कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ, मतलब जिनका क्या होता है बेटा, जब जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है बेटा, है ना, वो एटम उतना ही क्या होता है, लार्ज होने लगते हैं। वो क्या होता है बेटा, उतने ही लार्ज होने लगते हैं, और जो एटम जितना ही लार्ज होने लगता है बेटा, वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपना क्या करेंगे बेटा, डीके करेंगे। अपना क्या करेंगे बेटा, हाँ, अपना क्या करेंगे, डीके करेंगे। तो वही हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। अब ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है, तो कहता है क्या, कहता है क्या कि द रेट ऑफ डीके ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर of nucleus is directly proportional to the number of nucleus। देख बेटा, इसके डिफिनीशन में ही कॉन्सेप्ट है। इसके डीके लॉ क्या होता है बेटा, रेडियोएक्टिव डीके लॉ क्या होता है, कहता है क्या कि साहब कि द रेट ऑफ डीके, रेट का मतलब क्या होगा बेटा, टाइम के साथ डिवीजन। द रेट ऑफ डीके ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, द रेट ऑफ डीके ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब द रेट ऑफ डीके ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कहो कि हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। हमारे पास क्या है बेटा, एक ही एटम के बहुत सारे न्यूक्लियस है। एक ही एटम के क्या है बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियस है। अब उस न्यूक्लियस से क्या हो रहा है बेटा, डीके होना चालू कर रहा है। उस न्यूक्लियस से क्या होना लगेगा, जैसे मानिए हमारे पास इनिशियली 100 गो न्यूक्लियस है। लेट्स सपोज हमारे पास इनिशियली कितने न्यूक्लियस है बेटा, 100 न्यूक्लियस है। अब इन 100 न्यूक्लियस का क्या होने लगा, डीके होने लगा। इन 100 न्यूक्लियस से क्या होने लगा बेटा, डीके होने लगा। तो वही कह रहा है क्या कि सर द रेट ऑफ डीके ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, द रेट ऑफ डीके क्या है बेटा, द रेट ऑफ डीके ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो द रेट ऑफ डीके ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। यही है हमारा डीके लॉ। यही क्या कहलाता है बेटा, अरे बोलना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, डीके लॉ बोलेंगे। डीके लॉ याद कर लें यहीं पे कि द रेट ऑफ डीके ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, या पेरेंट न्यूक्लियस आप बोल सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब द रेट ऑफ डीके, रेट का मतलब टाइम के साथ डिवीजन, द dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, n के। मतलब dn बाई dt किसके होगा, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं इनिशियली प्रेजेंट हैं उसके क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के समानुपाती होते हैं। कैसे, अब तो ध्यान से देख बेटा, कहता है क्या कि यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि dn बाई dt, अब ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म होगा तो एगो बराबर का साइन आएगा, इक्वलिटी का साइन आएगा, और साथ साथ एक क्या होता है बेटा, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। लिखेंगे यहाँ पे कि वेयर लैम्डा इज कॉल्ड, लैम्डा को हम लोग एक नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये लैम्डा, ये कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि साहब ऐसा ऐसा सब्सटेंस है, इसका ऐसे ऐसे डीके हो रहा है, तो बताओ इसकी डीके कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। यही लैम्डा निकालने के लिए आपसे पूछ देगा, है ना, तो घबराना नहीं है। तो dn बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू लैम्डा। मतलब रेट ऑफ डीके ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो dn बाई dt प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो बराबर का साइन आएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा। उस कांस्टेंट को किसे दिखाएंगे, लैम्डा से, और लैम्डा को बोलेंगे हम लोग डीके कांस्टेंट। लैम्डा को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डीके कांस्टेंट। अब तो ध्यान से सोच बेटा, यहाँ पे dn है तो हमको बेसिकली क्या करो कि इस dt को इधर लेके जाओ और इस n को एक साथ लेके आओ। तो dn बाई में n बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, लैम्डा कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है क्या कि ध्यान से समझिए कि जब समय शून्य था, जब समय शून्य था, स्टार्टिंग जब हुआ, तो उस समय हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस थी, वो क्या थी, n0। क्या थी बेटा, n0।
मतलब 10, 5, 200, 500, 1000, 2000 जो भी हमारी न्यूक्लियस क्या थी बेटा, एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस था। कब? जब समय शून्य था तब। और अब क्या हो गया कि किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे देखे क्या कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बची रह गई वो क्या हो जाएगी बेटा, एन रह गई। बोलो हाँ कि ना यार, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, पढ़े हैं, पढ़ाया जाता है, खैर कोई बात नहीं। तो तुम सोचो बाबू, हमारा कैमरामैन क्या ठीक है यहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे? शाबाश, कैमरामैन को लग रहा है सैलरी नहीं मिला, बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो साहब अब इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना, अब इसका क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन होगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log x या ln x, बात एक ही है। तो ये क्या है, x है तो यहाँ पे क्या है, dx है, अरे n है तो dn है, तो x है तो dx है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। इसका मतलब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln, बोल क्या हो जाएगा, ln x, तो ln n हो जाएगा। और लिमिट इसका दे देंगे कहाँ से कहाँ तक बेटा, n0 से n तक, बराबर लैम्डा और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, t, 0 से t तक लिमिट डालोगे तो t ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे ln, पहले n लिखेंगे माइनस ln n0, मतलब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू टी। हाँ एक ही बात है। अब आइए बेटा, log a माइनस log b बराबर क्या होगा बेटा, log a बाई b, तो ln a बाई n बाई n0 लैम्डा t। अब हमको तो क्या चाहिए, किसी भी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात चाहिए, किसी भी टी टाइम पे हमको कितने न्यूक्लियस रहे, कितने न्यूक्लियस हैं, उसी के बारे में हम बात चाहिए ना बेटा। तो इसी n को निकालना है, तो इस n को निकालेंगे तब जब ln यहाँ से हटेगा तब। तो सोचो इस ln को जब हटाएंगे, बाबू याद रखेंगे बेटा, इस ln को जब हटाएंगे तो ये ln बराबर के जब उधर जाएगा तो वो e के पावर में बराबर के बाद जितना सारा लिखा होगा उस सबको उसके पावर में डाल दो। अरे याद है, याद है कि साहब अगर ln को हटाना है तो बराबर के बाद जो भी आएगा उन सब को क्या करना है बेटा, e के पावर में डाल देना है, काम खत्म, और ln को हटा दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देख बेटा, या n बराबर कितना हो जाएगा, n0 e के पावर लैम्डा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए, है क्या कि द रेट ऑफ डिके ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। द रेट ऑफ डीके मतलब ये वैल्यू dn बाई dt की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। मतलब ये रेट क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है बेटा, निगेटिव है। मतलब समय बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो रहा है बेटा, घट रहे हैं, उनका डिके होते जा रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, इसलिए यहाँ पे जो रेट है वो क्या है बेटा, रेट निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा बेटा। तो इसी माइनस को हम इधर लेके जाएंगे, तो या यहाँ माइनस रख दीजिए और यही माइनस हम इधर लेके जाएंगे, तो क्या माइनस लैम्डा इंटू dt लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। बोल हाँ कि ना यार। अब तू ध्यान से देख बेटा, ये क्या है बेटा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। n बराबर n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, मतलब y बराबर a e के पावर माइनस x। अरे हाँ ना तो बोल, मतलब ये क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है बेटा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो ये वैल्यू याद रखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख दूं क्या, n0 बराबर क्या है, हाँ इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। नहीं, इनिशियली हमारे पास कितने न्यूक्लियस थे बेटा, n0, एंड n क्या है, n बराबर हो गया बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम t।
मतलब किसी भी टी टाइम के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनेंगे वो क्या बचेगा बेटा, n बचेगा। वो क्या बचेगा, n बचेगा। तो n बराबर n नॉट, n बराबर क्या हो जाएगा, n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। याद रखेंगे n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। बोलो कोई दिक्कत? इसका अगर ग्राफ भी चाहिए तो इसका ग्राफ भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, प्लॉट कर सकते हैं। मिटा दें इसके, चलिए। अब देख बेटा, चूंकि क्या है बरा बाबू, n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, यही हमको मिला। तो तुम सोचो कि अगर n को y एक्सिस में ले लिया जाए, n को y एक्सिस में ले लिया जाए, n नॉट क्या है बेटा, कोई भी कांस्टेंट है, तो e टू द पावर माइनस बी एक्स, यही ना है बेटा। ये दिस इज द, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये क्या है बेटा, ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ में यहाँ पे अगर t बराबर 0 पुट कीजिएगा तो n बराबर कितना आएगा, तो t बराबर 0 पे जब t बराबर 0 पुट कीजिएगा तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n नॉट। पुट करके देखें, हो जाएगा, कराया भी गया है। तो हाँ, तो t के पावर 0 तो इसके पावर 0, तो 0 के पावर किसी के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नॉट। तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा इसका। हमने क्या लिया बेटा, y एक्सिस में n लिया और x एक्सिस में क्या लिया बेटा, t। अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो ध्यान से देख, कहता है क्या कि जब t बराबर 0 होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n नॉट। अगर नहीं आता यहाँ पे ध्यान से देख, चूंकि n बराबर क्या है, n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी है। तो सोचो जब t बराबर 0 पुट करोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू 0, मतलब n नॉट ई टू द पावर 0, मतलब क्या हो जाएगा, n नॉट। और एक और टाइम ले लीजिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए दो को पॉइंट लीजिएगा ना बेटा, जब t बराबर इन्फिनिटी हो जाए। तो जब t बराबर इन्फिनिटी हो जाए तो देख बेटा n की वैल्यू कितनी आ रही है, n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू इन्फिनिटी। तो साहब n नॉट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, या n बराबर n नॉट, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी। और किसी के पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई इन्फिनिटी। अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0। और 0 में सबसे से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 0। तो कह रहे क्या, एट t बराबर 0, n बराबर कितना आ रहा है बेटा, 0, सॉरी t बराबर इन्फिनिटी। जब टाइम क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनाइट टाइम हो जाएगा, तो साहब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने बचे रह जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। मतलब आप ग्राफ देखिए कि जब t बराबर 0 है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है बेटा, आपको n नॉट। और जब t बराबर इन्फिनिटी हो जा रही है, t बराबर इन्फिनिटी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से चलेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। बोल हाँ कि नहीं आया, नहीं आया, एकदम क्लियरिटी है। तो ये आपका एक क्या है बेटा, ग्राफ है। आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, जल्दी से जीरोक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए हेडिंग डालीजिए बेटा, हाफ लाइफ। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसे कहते हैं बेटा, हाँ वही वही देख, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को दिखाते हैं टी हाफ से। किसे दिखाते हैं बेटा, टी हाफ से। ये हाफ लाइफ क्या है, बोला जाता है हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी एटम का बोलेगा हाफ लाइफ क्या होता है, तो कहता है क्या कि हाफ लाइफ वो लाइफ होता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी हो जाए बेटा, अपनी आधी हो जाए। पहले क्या था, 100 गो न्यूक्लियस था, अब एक समय टी हाफ, मतलब ऐसा समय आए जिसमें क्या हो जाए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस अब हमारे पास जो बचे रह जाए वो कितना हो जाए, आधी बचे रह जाए। मतलब पहले अगर 100 था तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 50।
तो साहब इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ उस एटम का या उस न्यूक्लियस का। अरे नहीं आया, उस न्यूक्लियस का हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हाफ लाइफ। कि साहब जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस को आधे आने में, उसको आधे आने में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं उसको? हाफ लाइफ। नहीं आया? नहीं आया। तो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ क्या होता है बेटा? इट इज ए टाइम रिक्वायर्ड होगा, है ना? ये वो टाइम चाहिए जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाए बेटा? आधी हो जाए। हाँ बोलो। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड for the number of parent nuclei required for the number number of of parent nuclei parent nuclei to fall to 50%. 50%, है ना? इट लगा दिया गया है ऑलरेडी। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल द नंबर ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियाई टू 50%। मतलब कितना था हमारे पास? अगर 100 को न्यूक्लियस था और 100 को न्यूक्लियस कुछ समय बाद हमारे पास कितने हो जाएंगे बाबू? 50 जब हो जाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? 50 होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टी हाफ, हाफ लाइफ बोलेंगे, है ना? अब तू ध्यान से देख बेटा, टी हाफ का मतलब क्या होगा? तो तुम सोचो, चूंकि हमको क्या पता है n बराबर किसी भी t टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालने का तरीका यही ना है बेटा? n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हमने तो सर अभी यही पढ़ा है। तो कह रहा है क्या कि साहब जब t बराबर 0 था, जब समय क्या था बेटा? शून्य था, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी थी? तो n बराबर कितना था बेटा? n नॉट। अब क्या होगा? अब समय किसके बराबर हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। तो जब समय टी हाफ हो जाएगा तो हम लोग पढ़ें क्या? टी हाफ वो टाइम होता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपनी क्या हो जाए बेटा? आधी हो जाए, उसी को ना टी हाफ बोलते हैं। तो तुम सोचो, क्या इसमें टी की जगह पे टी हाफ पुट कर देंगे तो एन की जगह पे एन नॉट नहीं पुट करेंगे तो निकल नहीं जाएगा हमको टी हाफ। कैसे? तो या एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे? एन नॉट बाई 2। तो एन नॉट बाई 2 बराबर क्या लिखेंगे बेटा? एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा टी हाफ। नहीं आया सर? पक्का? आइए, अब ये एन नॉट ने एन नॉट को मार डाला। तो जब एन नॉट ने एन नॉट को मार डाला तो सोचो क्या मिल गया बेटा? 1/2 बराबर ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। यही ना मिला बेटा? या यहाँ पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/, कर देंगे। तो इसका मतलब 2 बराबर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर लैम्डा टी हाफ। अरे बेहुदा, ये 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/e टू द पावर लैम्डा टी हाफ होगा। तो फिर दोनों ऊपर चलेगा तो 2 के बराबर नहीं हो जाएगा? या 2 बराबर क्या हो जाएगा? e टू द पावर लैम्डा टी हाफ। यही ना हो जाएगा? नहीं आया? अच्छा, अब हमको क्या चाहिए बेटा? यही टी हाफ ना चाहिए? ये क्या चाहिए बेटा? टी हाफ। तो सोचो, इस e को हटाएंगे तो e को हटाएंगे तो साहब क्या बनेगा? लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ln2 बराबर लैम्डा क्या हो जाएगा? टी हाफ। नहीं, अब टी हाफ को इधर लेके आओ। या टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा? ln2 बाई लैम्डा। या टी हाफ बराबर 0.693 बाई लैम्डा। बाबू ये 0.693 क्या है? तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ln2 का जो मान होता है 0.693 होता है। याद रखेंगे बेटा। तो ln2 का वैल्यू हम लिख दिए कितना? 0.693 बाई लैम्डा। अब बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रखिएगा तो पानी में डूब जाइएगा। हाँ ठीक है, सेम वही चीज पढ़ना है, पढ़ा रहे हैं आपको। आइए, तो कह रहे हैं कि टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा?
0.693 बाई लेमडा, मतलब कितने देर में साहब नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधी हो जाएगी, तो टी हाफ में, और टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0.693 बाई लेमडा, याद रखना है। और लेमडा को क्या बोलते हैं बेटा, डीके कांस्टेंट। ये क्या होगा बेटा, डीके कांस्टेंट बोलेंगे। नहीं, हर एक के लिए, हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होगा, देगा, हाँ या तो देगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए देगा। क्वेश्चन बनेगा, निकाला कैसे जाता है बेहुदा आदमी का, निकाला कैसे जाएगा, क्वेश्चन देगा ना कि कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, सब देगा, निकालने के लिए बताएंगे, काहे टेंशन आ रहा है, आज बिया नहीं ना हुआ है, हाँ ठीक है, बिया होगा, फिर कुछ दिन इन्होंने घूमिएगा, तब ना कुछ होगा, तो सब में टाइम लगता है। अभी तुरंत, अभी तो ही जन्मे लिया है, अब तुरंत इसका ब्याह नहीं करा देंगे, धीरे धीरे ब्याह होगा, टाइम लगेगा ब्याह में, बड़ा होने दीजिए उसको। तो इतना समझ में आ गया? अरे हाँ ना तो बोल। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। तो टी हाफ की वैल्यू याद रहेगा? बोल टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाई ओके। अब इसके बाद हाफ लाइफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा मीन लाइफ। हाफ लाइफ कौन सा लाइफ होता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू द नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई टू फॉल टू 50%। अगर 50% हो जाता है तो क्या करेंगे? उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। इसके बाद हम लोग बोलेंगे एवरेज लाइफ। क्या बोलेंगे? एवरेज लाइफ। AVERAGE एवरेज लाइफ, या इसी को बोलते हैं हम लोग मीन लाइफ। क्या बोलेंगे? मीन लाइफ। अब कह रहे ये एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्या है? तो कहता है क्या कि इट इज द, डिफिनीशन में ही पूरा थ्योरी है बेटा, इट इज द रेसिप्रोकल, RECI, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। देखो तो स्पेलिंग सही है रेसिप्रोकल का? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, DECAY, डीके कांस्टेंट। कह रहा है क्या कि मीन लाइफ या एवरेज लाइफ जो होता है वो डीके कांस्टेंट का क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। मतलब टी एवरेज बराबर क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। रेसिप्रोकल का क्या होगा? उल्टा। तो 1/λ, बस यही होता है। टी एवरेज क्या होगा बेटा? 1/λ। लेकिन टी एवरेज का मान भी हम लोग क्या करते हैं बेटा? टी हाफ के टर्म में निकालते हैं। टी एवरेज का मान क्या निकालते हैं बेटा? टी हाफ के टर्म में निकालते हैं। टी एवरेज की वैल्यू कितने किसके बराबर होती है? तो ध्यान से देख, कहता है क्या कि अभी हम लोग पढ़े बेटा टी हाफ बराबर कितना होता है? 0.693/λ। बोल कोई दिक्कत नहीं सा, या 0.693/λ बराबर क्या लिख सकते हैं? टी हाफ, या हाई इसको इधर लेके जाओ तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ बाई 0.693। अरे बोल हाँ कि नहीं? अब तो ध्यान से देखोगे कि साहब 1/λ को ही क्या बोला जाता है? टी एवरेज। तो 1/λ को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज टाइम बोलते हैं। या टी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? टी हाफ बाई 0.693। अब आप अगर देखिएगा तो साहब इसका एक और अच्छा सा वैल्यू निकल जाएगा। तो टी एवरेज बराबर होगा 1/0.693 अगुने क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? टी हाफ। क्या लिखेंगे? टी हाफ लिखेंगे। अब 1/0.693 की वैल्यू होती है 1.44 टी हाफ। बाबू माइंड बहुत फास्ट है मेरा, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, तुरंत गुना भाग कर देते हैं। क्या करते बेटा? तुरंत गुना भाग, कैलकुलेटर जैसा दिमाग चलता है हमारा, कंप्यूटर से भी तेज। वो सब सत्य है, उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सत्य है। टी एवरेज बराबर कितना होता है? अब याद करेंगे बेटा इसको, ये भी वैल्यू याद रखेंगे बेटा। जो टी एवरेज होगा वो क्या होगा बेटा? 1.45 और टी हाफ। टी एवरेज किसके बराबर होगा? अगर टी हाफ पता है आपको तो क्या टी एवरेज नहीं निकाला जा सकता बेटा? बोल कोई दिक्कत वाली बात? अगर डीके कांस्टेंट पता है, तो क्या आप टी एवरेज नहीं निकाल सकते हैं? अब सोचो, यहाँ ध्यान से सोचो
कि अब ध्यान से देखो कैसे आएगा। अगर आपको टी हाफ पता है तो टी एवरेज निकल सकता है, और जब टी एवरेज पता है क्या आपको डीके कांस्टेंट निकल सकता है। अरे यार सही था, अच्छा रिलेशन बता रहे हैं सर। अरे तो ध्यान से सोच कि अगर आपको टी हाफ पता है किसी का, तो टी हाफ से क्या आप डीके कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं? टी हाफ से क्या निकालेंगे? टी एवरेज। और टी एवरेज होता है किसके सर? तो टी एवरेज 1/λ के बराबर होता है। अरे हाँ ना तो बोल, तो साहब हमारा लैम्डा वहाँ से निकल जाएगा। अरे बोलो समझ में आया? तो कैसे निकलेगा? धीरे धीरे अपने आप आते जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखना है बेटा, कहते हैं क्या, देखो आए आओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, एक कॉन्सेप्ट समझना बेटा, एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। बुक में डायरेक्ट दे देगा, आपको सही तरीके से समझा रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो। टी बराबर 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना था बेटा? टी बराबर, ऐसे लिखो, इन फर्स्ट टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अब जो बनेगा वो कितना बनेगा? n0/2 हो जाएगा। अच्छा, इन सेकेंड टी हाफ, सेकेंड टी हाफ का मतलब क्या होगा बेटा? कि साहब हाँ, अब कह रहा है क्या कि अब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा? n/2 का आधा ना होगा जी। सेकेंड टी हाफ कर रहे हैं ना, फर्स्ट टी हाफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने ओरिजिनल से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अब हमारे पास ओरिजिनल कितना बचा गया? n0/2 ही ना बचा गया। तो जब सेकेंड टी हाफ लेंगे तो सेकेंड टी हाफ में अब इसका क्या होगा? इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू n0/2। अरे बोलो हाँ कि ना यार? इसका भी आधा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये n0/4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब n0 गुने 1/2 के पावर 2 कर सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोल, इसको देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n0 गुने 1/2 के पावर 1 लिखा जा सकता है। अब तो ध्यान से देख, इन थर्ड टी हाफ, कौन सा टी हाफ बेटा? थर्ड टी हाफ जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनेगा वो क्या हो जाएगा कि साहब 1/2, अब किसका होगा? n0/4 हो जाएगा, यही ना है। अब इसका क्या हो जाएगा? और आधा हो जाएगा, इसका आधा। हाँ लग रहा कुछ जल रहा है, जाए तक जोरिए का तो का बाबू देखो तो है ना, अरे लड़का देख तो है का जाई n0/8 हो जाई। तो n0/8 का हम निकाल लिखल जा सकला बाबू 1/2 के पावर 3। मतलब तो ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट टी हाफ जब लिखल जाता तो n की वैल्यू कितना हो जाता है? n0 1/2 के पावर 1। सेकेंड टी हाफ में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n0 1/2 के पावर 2। थर्ड टी हाफ में n की वैल्यू कितनी हो जा रही है? n0 1/2 के पावर 3। मतलब जितना टी हाफ ले तनी सर उतना पावर वह बढ़ जाता। अरे हाँ ना तो बोल, एकरा मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन nth टी हाफ, कौन सा टी हाफ बेटा? nth टी हाफ में या n टी हाफ में, n टी हाफ में जो n बराबर होगा वो क्या लिखा जा सकता है? n0 1/2 के पावर क्या लिखा जाएगा बेटा? n। अरे हाँ ना तो बोल, अरे नहीं आया। n टी हाफ में, इन n टी हाफ में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n0 1/2 टू द पावर n। तो इसलिए आपका फॉर्मूला निकल गया, n बराबर n0 1/2 के पावर क्या है? n है। और n क्या है बेटा? वेयर
n बराबर नंबर ऑफ टी हाफ। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ टी हाफ होता है। अरे n क्या होता है बोलना पड़ेगा। हाँ, कितना टी हाफ में इतना न्यूक्लियस बचा। जैसे बोल देगा कि सर 10 टी हाफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना बच जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10 हो जाएगी। अरे हाँ ना, तो 10 बार हाँ, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1 ऐसा हो जाएगा। तो सोचो n बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ टी हाफ। इस n के बारे में थोड़ा और चर्चा कीजिए बेटा। बाबू कैमरामैन एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, कहता है क्या कि साहब ये n क्या है? नंबर ऑफ टी हाफ न है। तो टोटल टाइम, हाँ क्या बे? n बराबर नंबर ऑफ टी हाफ है। nth का है बेटा, nth का है लिखेंगे, n टी हाफ न है। अब तो सोच बेटा कि साहब हम कह रहे हैं n टी हाफ में, मतलब टोटल टाइम जो अगर हम बोले तो टोटल टाइम जो मतलब इस न्यूक्लियस को इतना, कोई भी पैरेंट न्यूक्लियस को इतना नंबर में आने के लिए कितना टाइम लगा होगा? तो n गुने टी हाफ। n टी हाफ का मतलब यही ना हो गया टोटल टाइम। अरे बोल हाँ कि नहीं यार? n की वैल्यू क्या यहाँ पे? t की वैल्यू, टोटल टाइम जो लगा होगा किसी भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को इतना होने में, जो टोटल टाइम लगा होगा वो क्या लेगा? टोटल टाइम t बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू टी हाफ। लिखा जा सकता है कि नहीं आ सकता है? चूंकि यही ना है बेटा, n क्या है? नंबर ऑफ, यहाँ से देख, इन n टी हाफ। तो n टी हाफ, तो टोटल टाइम क्या था? n टी हाफ। अरे हाँ ना, तो बोल। जैसे माने n टी हाफ मतलब टोटल टाइम क्या हो जाएगा? n इंटू टी हाफ। सिंपल, इसमें क्या समझाने वाली चीज। अब तो सोच, ये एक फार्मूला निकल गया हमारा। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टी हाफ अगर निकालना है तो टोटल टाइम में अगर टी हाफ से भाग भी दे देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टी हाफ नहीं मिल जाएगा। कितना नंबर ऑफ टी हाफ मिला इसमें? अरे बोल हाँ कि ना यार? अब आइए, तो इसीलिए चूंकि आपने क्या पढ़ा है, n बराबर n0 1/2 के पावर क्या पढ़ा है आपने? n पढ़ा है। तो या इसी को कैसे भी लिखा जा सकता है, n बराबर n0 1/2 के पावर n के जगह पे लिखेंगे t/t हाफ। ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ये सब फॉर्मूला एकदम धकाधक यूज आने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। n बराबर n0 1/2 टू द पावर n। कोई दिक्कत? अब आइए बेटा थोड़ा सा वो न्यूमेरिकल करेंगे, है ना? तो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्या होगा? खूब ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप तो देखो कह रहा है क्या कि एक न्यूक्लियस है, क्वेश्चन कह रहा है क्या? देख बेटा, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हाफ लाइफ ऑफ रेडन। तो रेडन का क्या होता है बेटा? RN ना, RN रेडन, RADON। द हाफ लाइफ ऑफ रेडन इज 3.8 डेज। कितना दिन है बेटा? रेडन का हाफ लाइफ कितना दिया है? 3.8 डेज दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या? देन फाइंड द how much हाँ of milligram of radon will remain after? how then find how much how after much milligram much of of 15 मिलीग्राम मतलब 15 mg of radon will remain after 38 days। देख बेटा क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है ना? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने में जो नहीं पढ़े तो इनको आफत आ जाएगी, लेकिन जो बनाए हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा, कह रहे हैं क्या कि हाफ लाइफ ऑफ रेडन इज 3.8 डेज। तो सबसे पहले तो लिख लो गिवन डेटा, सॉल्यूशन।
तो ये क्या दिया हुआ है बेटा, टी हाफ कितना दिया है बेटा, 3.8 डेज। मतलब कि साहब आपका 3.8 डेज में कि जो भी रेड ऑन होगा वो अपने क्या होगा, वो अपना आधा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा। तो कह रहे क्या कि देन फाइंड हाउ मच ऑफ 15 ग्राम ऑफ रेड ऑन, मतलब अब बताएं कि कितना 15 ग्राम टोटल रेड ऑन दिया हुआ है। तो 15 ग्राम टोटल रेड ऑन में करे क्या, 38 दिन के बाद कितना बचा रह जाएगा, 38 दिन के बाद कितना ग्राम रेडॉन हमारा क्या होगा बेटा, बचा रह जाएगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुम सोचो कि सर टोटल टाइम आपको कितना दिया है, 3.8 डेज। अरे हाँ ना तो बोल, सॉरी 38 डेज दिया टोटल टाइम। तो तुम सोचो क्या यहाँ पे हम नंबर ऑफ टी हाफ नहीं निकाल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ टी हाफ n बराबर, तो क्या लिखेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई टी हाफ। अभी पढ़े हैं हम लोग। तो तुम सोचो नंबर ऑफ टी हाफ कितना हो जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 3.8 मतलब कितना हो जाएगा, 10। तो बाबू n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब तुम सोच बेटा, हमने क्या पढ़ा है कि n बराबर n नॉट 1/2 टू द पावर n, यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू। नहीं आया nth, कोई भी n टी हाफ के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेगा वो इतना ही ना बचेगा। तो तुम सोचो कि या n बराबर n नॉट कितना हो जाएगा, 15 ही ग्राम ना था बेटा इनिशियली, ग्राम में रहने देंगे। ये भी हमारा जो फाइनल बचेगा वो भी क्या mg में ही रह जाएगा, ठीक है। तो n, चूंकि ये तो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसके यूनिट को चेंज नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 mg हो गया। इनिशियली हमारे पास कितना था, टोटल 15 mg था। अगुने 1/2 के पावर क्या लिखेंगे बेटा, 10। बोल बेटा, कैलकुलेट करके बता इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 0.14 किस में आ जाएगा बेटा, mg। मतलब 38 दिन के बाद मात्र 0.14 mg हमारे रेडॉन के क्या रहेंगे बेटा, बचे रह जाएंगे। बोल बेटा कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं। बस आपको याद क्या करना है कि n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, दूसरा n के टर्म में, टी हाफ के टर्म में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n नॉट 1/2 टू द पावर n, n बराबर n नॉट 1/2 टू द पावर n, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और n बराबर क्या हो जाता है कि t बाई टी हाफ, नंबर ऑफ टी हाफ है ना, तो नंबर ऑफ टी हाफ क्या लिखें, कैसे निकालेंगे, तो टोटल गिवन टाइम को क्या करेंगे कि उसके टी हाफ से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ टी हाफ हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टी हाफ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टी हाफ किसे कहते हैं, टी हाफ द 0.693 बाई लैम्डा, और लैम्डा को क्या बोलते हैं बेटा, डीके कांस्टेंट बोलते हैं। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टी एवरेज किसे कहते हैं, तो टी एवरेज बराबर होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। तो टी एवरेज बराबर 1 बाई लैम्डा, और टी एवरेज बराबर टी हाफ के टर्म में भी लाया जा सकता है। ये सब माइंड में एकदम दौड़ते कंडीशन में रखना चाहिए। हाँ, टी हाफ बराबर कितना होता है, 1.44 टी हाफ, टी एवरेज बराबर क्या होगा, 1.44 टी हाफ। बोल कोई दिक्कत बेटा, इतना ही तो फॉर्मूला पड़ा है, काम खत्म, इसमें सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब बोलो टफ लग रहा है ये सब, टफ लग रहा है नहीं, बस लेकिन क्या है बेटा, छोटे छोटे फॉर्मूले, इन सब फॉर्मूले को हमारे माइंड में एकदम सेट रहना चाहिए। अब आइए बेटा एक और क्वेश्चन कर लेंगे, आनंद की अनुभूति आ जाएगी। आइए बाबू क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें कोई लिखवा दो तो। कह रहा है कि यूरेनियम 238 है, कितना बेटा, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इफ इट 1 ग्राम of uranium 238
unit 10 to the power 4 alpha particles are per second. कह रहे हैं यहाँ ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि फाइंड द टी हाफ ऑफ यूरेनियम 238। तो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे बेटा कि टी हाफ किसके बराबर होता है। बोल टी हाफ का फॉर्मूला। हाँ 0.693 बाई लैम्डा। तो हम टी हाफ तब निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता चल जाए, लैम्डा पता चल जाए। अब क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238 इमिट्स इतना अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, मतलब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इतना अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड निकल रहा है। तो एगो न्यूक्लियस से ना एगो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। एक न्यूक्लियस से अल्फा डिके हो रहा है, इसका मतलब उसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, उस न्यूक्लियस का अल्फा डिके हो रहा है। तो उस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो पार्टिकल निकला तो एगो न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे एक सेकंड में कितने पार्टिकल निकल रहे हैं, इतने पार्टिकल निकल रहे हैं, मतलब इतने न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, पर सेकंड ब्रेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये डीके रेट दिया हुआ है। ये क्या दिया है बेटा, डीके रेट दिया है, मतलब dN/dt। अगर चूंकि ये घट रहा है तो माइनस का वैसे हमको वैल्यू चाहिए, निगेटिव यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो dN/dt की वैल्यू कितनी दी है, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 24। ये हो रहा है, इतने पार्टिकल्स डीके कर रहे, इतने न्यूक्लियस हमारे डीके हो रहे हैं पर सेकेंड, इतने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। इसका मतलब एगो न्यूक्लियस से एगो अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना जी। एगो न्यूक्लियस से कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, एगो न्यूक्लियस से एगो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो इसका मतलब क्या कहेगा कि एक सेकंड में इतना पार्टिकल निकल रहे हैं, इसके मतलब dN/dt यही ना रेट ऑफ डीके है। तो dN/dt की वैल्यू कितनी दी गई है, नहीं आया। अब तू ध्यान से देख बेटा, चूंकि dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा बेटा, n होता है, या dN/dt बराबर क्या होगा, लैम्डा n हो जाएगा। नहीं तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dN/dt बाई में n हो जाएगा। मतलब हमको निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली क्या थे, क्या प्रेजेंट थे। मतलब टोटल क्या है कि 1 ही ग्राम ऑफ वन ही ग्राम यूरेनियम 238 है ना बेटा। तो हमको तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 1 ग्राम यूरेनियम 238 में कितने न्यूक्लियस होंगे या कितने एटम होंगे। एटम का मतलब न्यूक्लियस, एक एटम में एक ही को न्यूक्लियस होता ना। तो कह रहा है क्या कि सब ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ना है जी। अरे ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो हमको तो निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम यूरेनियम 238 में कितने न्यूक्लियस थे। अरे तभी ना उसका डीके रेट निकालेंगे। ओहो, डीके रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बराबर। तो जब वैल्यू पुट के जब t बराबर 0 था तब n बराबर n0 था, जब t बराबर, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, हमको उससे मतलब ही नहीं, हमको तो लैम्डा से मतलब है। तो डीके रेट हमको दिया हुआ है, dN/dt की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या चाहिए बेटा, लैम्डा चाहिए। तो dN/dt ये रेट दिया हुआ है, ये डीके रेट दिया हुआ है बेटा आपका कितना, जो भी है 1.24। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो हम देख लेंगे पहले हमारे पास नंबर ऑफ 1 ग्राम में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे। अरे यही ना निकालेंगे। तो तुम सोचो, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली इन 1 ग्राम। तो तुम सोचो कि साहब नंबर ऑफ मोल्स, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि 1 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 1 ग्राम यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो तुम सोचो इन 1 ग्राम यूरेनियम, बोल हाँ कि ना यार। तो n नंबर ऑफ मोल बराबर कितना होता है बेटा, वेट गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, दिया हुआ है 238। अरे हाँ ना, तो बोल। अब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन
1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। 1 ग्राम यूरेनियम में अब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे? तो साहब मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये जो भी मोल है इसमें एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या मिल गए? न्यूक्लियस मिल गए। मतलब इतने हमारे नंबर है, इतने न्यूक्लियस हैं। कर नहीं आया तो n की यही हमारी क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू हमारी ये आ गई। अरे बोलो हाँ कि नहीं? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमको क्या चाहिए? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर dn/dt। तो dn/dt की वैल्यू कितनी है बेटा? ये है 1.24 इंटू 10⁻24 बाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/238 गुने 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। अब ये किस में आ रहा है? ये सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इतना पर सेकंड दिया हुआ है ना, देखो ना, ये किस में दिया हुआ है? पर सेकंड दिया हुआ है। तो तुम सोचो एक काम करो, टी हाफ निकाल लोगे? टी हाफ यहीं से निकालो ना। टी हाफ सॉरी ये तो लैम्डा ना है जी, डी के कॉन्स्टेंट ना है। आइए तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा? टी हाफ बराबर होगा 0.693 बाई लैम्डा, और हमको लैम्डा यहाँ से निकल गया है। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? कैमरामैन क्या सब सही है? लैम्डा की वैल्यू 1.24 गुने 10⁻24, हाँ, गुने 238। कैसे? तो हाई छरप के ऊपर चल जाई तो ऊपर वाला नीचे आओ दबाओ, गुने 6.023 गुने 10⁻24। अभी किसमें आई बेटा? सेकंड में। कितना आई? सेकंड में। बाबू इसके नीचे एक लाइन और लिखा जाएगा, देखो तो हो जाएगा। ये लाइन जो ड्रॉ किया वहां तक हो जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देख, तो ये कितना हो जाएगा? 0.693 गुने 6.023 गुने 10⁻23 बाई 1.24 गुने 10⁻24 गुने 238। अब आप वही सेकंड में आइल बा, तो सेकंड में आइल बा तो एक घंटा, एक ईयर में चेंज कर दो, साल में। आंसर जो पूछता है उसका आपको किस में पूछेगा? ईयर में पूछता है। तो साहब एक साल में कै गो दिन? 365 दिन ना, ईयर में पूछेगा। टी हाफ ईयर में पूछेगा। टी हाफ क्या पूछेगा? ईयर में जनरली पूछेगा। सेकंड में पूछे तो आंसर, सेकंड पूछे तो आंसर, लेकिन ईयर में कन्वर्ट करे तो ईयर में बताए तो क्या कन्वर्ट हुई? तो 365 गुने, बोल बेटा, 24 हैं 24 ठीक है सर। एक दिन में 24 घंटा, और 24 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। हमारे बेहुदाई 24, एक दिन में 24 घंटा होला, और घंटा में मिनट होला, और मिनट में सेकंड होला। बेहुदा एंगा नहीं क्या तो केंगा बिया होता है? बताओ, पढ़ते नहीं खो, ध्यान नहीं लगा। कें कटाल जाई? हाँ बोलते बेटा, सब लोग कैलकुलेट करके बोलेंगे आंसर। बोल कितना है टी आपकी वैल्यू? 4.259 10 के पावर 10 ईयर आंसर। हेलो कहता है ना? बस ठीक है, बंद कीजिए बेटा।